adjourned to meet again at 12 o'clock. House is adjourned up to 12:00 hours. House is adjourned till 2 p.m. दिन उन्होंने वोट बदली के दुख किसको नहीं होगा, मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माननीय Regular and continuous disruptions characterize this session. पिछले 1.5-2 दशकों से संसद में नजारा आम हो गया है। मतदाता करे क्या जब सब शरीके जुर्म हो, किसी के हिस्से में कम और किसी के हिस्से में ज्यादा। देश के माननीय ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मतदाता ने उन्हें चुन कर भेजा था, पर वो सारे काम किए जिनकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती, यानी हंगामा। संसद में हंगामा होना, संसद न चलना, ये पहले भी होता था। इस बार जरा ज्यादा हुआ। आज भी आपको नहीं काम करना है। दरअसल संसद में जो कुछ हुआ वो किसी एक को दोषी ठहराने की हालत से आगे निकल गया है। जो सत्ता में होता है वो सहयोग की बात करता है और विपक्ष में बैठा दल असहयोग को सबसे बड़ा संसदीय हथियार मानने लगा है। We put so many options for them for discussions. Not a single option they opted. It means that they are not interested to discuss demonetization issue in the House. Only they keep this issue alive for the purpose of election outside the House. राज्यसभा तो मजे से डिमोनेटाइजेशन पर 2 दिन चली भी, तो क्या था, हम लोग कोई लाल किला और कुतुब मीनार मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी मांग रहे थे। इस बार शासक दल ने बहुत ही विचित्र काम किया। अभी तक कभी भी संसद में कैबिनेट मंत्रियों को नारा लगाते हुए नहीं सुना गया। इस सरकार में कैबिनेट मंत्री नारा लगा रहे थे और संसद को बाधित कर रहे। विपक्ष का जिस तरह का एटीट्यूड रहा, एरोगेंस रहा, उसका नतीजा है कि कई महत्वपूर्ण देश के विकास से, देश के सरोकार से, गरीबों कमजोर तबकों के विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको कि संसद में डिस्कस होना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। संसद का सत्र शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सदन में गंभीर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि उसे इस कदम से किस फायदे की उम्मीद है। राज्यसभा में पहले दिन बहस शुरू भी हुई, पर दूसरे दिन विपक्ष को लगा कि सरकार बचकर निकल जाएगी, लिहाजा विपक्ष ने हंगामे का हथियार उठाया। नतीजा हुआ कि पूरे विंटर सेशन में सिर्फ 2 बिल पास हो सके। दरअसल 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही विपक्ष ने विरोध का सुर अपनाया, लेकिन उसे सड़क पर जब जनता का साथ नहीं मिला तो सदन में शोर करना शुरू कर दिया। हालांकि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा सरकार की बनती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा जनसभा में अपनी बात रख रहे हैं। काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष भी यही कहता रहा कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन सरकार और विपक्ष की बहस करने की एक सूत्री मांग दोनों ने सुनने से इनकार कर दिया। लिहाजा जब भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सिर्फ स्पीकर और उपसभापति ही सुनते मिले कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर विंटर सेशन शोर की भेंट चढ़ गया। माननीय हंगामा बरपाते रहे और आम जनता चुपचाप कतार में खड़ी रही। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। हंगामा और हंगामे की भेंट चढ़ गया संसद का शीतकालीन सत्र। सिर्फ 2 बिल पास कराकर 2016 का विंटर सेशन इतिहास रच गया। जिन माननीयों को मतदाता ने अपना कीमती वोट देकर संसद में बहस करने भेजा था, वो संसद में सिर्फ हंगामा करते रहे। पीएम मोदी से लेकर विपक्षी नेता दोनों कहते रहे कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। सवाल है, सत्ता और विपक्ष को बहस करने से आखिर रोकता कौन रहा? जाहिर है ये दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे, अपनी जिम्मेदारियों से इनकार करते रहे और
जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए संसद की कार्यवाही पर खर्च होते रहे बिना किसी प्रोडक्टिव आउटपुट के, बिना कामकाज के। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट। नहीं माने माननीय और विंटर सेशन स्वाहा। विंटर सेशन में कोई खास काम नहीं हुआ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा अच्छा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए थोड़ी देर में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज जुड़ेंगे। मेरे साथ प्रदीप जैन, कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस पैनल में है। मेरे साथ विराग गुप्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। मेरे साथ नलिनी सिंह है, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ सोमनाथ सिंह रॉय है, टीएमसी के सपोर्टर, वो इस पैनल में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस पैनल में दो और लोग हैं। मेरे साथ इस पैनल में इदरीस अली, टीएमसी के सांसद, जुड़ रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए। और मेरे साथ राजीव कुमार है, वरिष्ठ अर्थशास्त्री इस पैनल में। उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन मुझे जो पता है वो ये कि इदरीस अली हमारे साथ बहुत ज्यादा देर के लिए है नहीं, इसलिए इदरीस अली साहब से सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। इदरीस अली साहब, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इदरीस अली साहब, क्योंकि आपने ही कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता या वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आपसे ही कहा था कि किस तरह से वो खिन्न है इस पूरे शोर शराबे से, संसद में हंगामे से। तो सबसे पहला सवाल आपसे कि पूरे सत्र में नोटबंदी पर हंगामा होता रहा, लेकिन नोटबंदी पर पूरा विपक्ष कभी लामबंद नहीं हो सका। आज भी हमने देखा, राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले कहा गया था कि पूरा विपक्ष एक साथ जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर काफी लोगों ने वहां पर विड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहला सवाल कि आपको क्या लगता है, इस विंटर सेशन के वॉश आउट होने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, तो गवर्नमेंट टोटल रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अभी को कभी देखे हैं जो रूलिंग पार्टी अभी पोस्टर लेके उन्होंने बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। दी तो मेरा ख्याल से दी तो फर्स्ट टाइम यू लेन को द मैटर, दी तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी का, बीजेपी का नहीं। लेकिन इदरीस अली साहब, जैसा कि मैंने आपको कहा कि विपक्ष भी इसमें पूरा कहीं ना कहीं दिखा कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा, लेकिन विपक्ष की एकता की बात करें तो विपक्ष भी एक साथ नहीं दिखा। और नोटबंदी पर पूरा विपक्ष लामबंद कभी नहीं हो सका, इससे पहले सड़क पर भी और संसद में भी। आखिर क्यों? नहीं, सुनिए, जेएल पीपल जनता आप लोग को भी मालूम है, हम लोग तो ऑपोजिशन, हम लोग तो डिस्कशन मांगता था। स्पेशली हम लोग को जो ऑनरेबल सुप्रीमो ममता बनर्जी हम लोग को डायरेक्शन दी। हम लोग को लोकसभा का लीडर में से सुदीप बंदोपाध्याय, हम लोग भी बोला, कांग्रेस भी बोला, जो भाई ठीक है यू वांट डिस्कशन, डिस्कशन उसको वोटिंग में उनका काहे उन लोग का ऑब्जेक्शन है, वोट होने से वो लोग हार जाएगा ऐसा। और डिस्कशन तो लोग खुद नहीं मांगता था डिस्कशन, हम लोग तो डिस्कशन, ऑपोजिशन तो डिस्कशन मांगता था। ये फर्स्ट टाइम देखिए, आप लोगों को मालूम होगा, आडवाणी जी, मिस्टर ये लालकृष्ण आडवाणी जी भी बोला जो व्हाट इज हैपनिंग, ये फर्स्ट टाइम हम देखा ऐसा। उन्होंने भी अपना पार्टी बीजेपी और रूलिंग पार्टी से खुश नहीं है, ये तो सबको ही जानता, दुनिया नहीं। लेकिन सर एक सीधा सवाल, मुझे मालूम है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन एक सवाल और आपसे लूंगा। जनता सड़क पर चुपचाप खड़ी है और संसद में माननीय हंगामा करते रहे। अगर नोटबंदी का लॉन्ग टर्म में देश को फायदा होना है तो सरकार के इस कदम पर हंगामा क्यों सर? नहीं, बोलने दीजिए, ऑपोजिशन के पब्लिक नहीं है नहीं क्या? अगर पब्लिक का बात बोलिए, ऑपोजिशन का पब्लिक नहीं है, और पब्लिक खुश कोई नहीं है। सुनिए, 2-4 ठो आदमी को सजा के बीजेपी ऐसे बोला, ठीक है भाई आप बोलिए आप खुश हैं, ये ऐसा करके दिखाता। आदमी खुश कैसे होगा बोलिए तो? कौन इसका जो अचानक 500 रुपया 1000 रुपया बंद करके जो तकलीफ किनका नहीं हुआ? हम बहुत बीजेपी का जो मेंबर इन लोग को ही पूछा था, बोलिए तो आप लोग ईमानदारी से जब आपका तकलीफ नहीं होता, एवरीबॉडी इज सेइंग तकलीफ होता, लेकिन पार्टी उनको मोदी जी होने नहीं देते। मोदी जी हम लोग नहीं बोलेगा। जो देखिए बीजेपी, मेरा ख्याल से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बीजेपी का भी कुछ आदमी अच्छा है, लेकिन पार्टी मोदी जी नहीं चाहता, ऐसा हो जाता। ठीक है। और इस सेशन के बारे में जो हुआ, जो बोलने जो चर्चा नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए ऑपोजिशन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
फुल रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी। चलिए, फुल रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी सरकार की जा रही है। बहुत शुक्रिया इदरीस अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। उदित राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उदित राज साहब, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मैं विपक्ष से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है और लगातार सब यही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ज्यादा सरकार की है। विंटर सेशन स्वाहा हो गया, 2 बिल पास हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बिल थे जो पास होते तो देश की जनता को फायदा होता, लेकिन आप संसद का शीतकालीन सत्र सही से नहीं चला पाए। उदित राज, इदरीस अली को भी आपने सुना होगा। देखिए, ऐसा है कि हम चर्चा के लिए सदन में हमेशा तैयार रहे। ये चर्चा नहीं चाहते, हंगामा चाहते हैं, और इसलिए हंगामा चाहते हैं कि नोटबंदी का प्रचंड समर्थन पूरे देश में इन्होंने देखा। तो जब प्रचंड समर्थन देखा तो चर्चा से ये भागे, और कभी इन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी नहीं बैठे हैं, तो कभी आरोप ये लगाया कि नोटबंदी वहाँ पर बंगाल में आर्मी को पोस्ट कर दिया गया। कोई न कोई ये बहाना बनाते रहे हैं। तो जब संसद को कोऑपरेट नहीं किया, पहले भी संसद नहीं चलती थी, वॉश आउट पहले भी हो जाता था, लेकिन फ़र्क बुनियादी यह है कि पहले कोई भ्रष्टाचार जब उजागर होता था तो उसके लिए विपक्ष हंगामा करता था, संसद को बंद करता था, और मूल रूप से बीजेपी उस समय हुआ करती थी। लेकिन पहले बार अंतर यह है कि अब विपक्ष हंगामा नहीं। सर सुनिए, उदित राज, एक अंतर और है। उदित राज, एक अंतर और है। ये पहली बार नहीं हुआ जब किस नियम के तहत बहस कराई जाए, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले कई बार बहस हुई है और विपक्ष की मांग रही है, सत्ता पक्ष ने अपने तर्क रखे हैं, लेकिन एक सहमति बन जाती थी। 2 दिन में, 4 दिन में एक सहमति बन जाती थी, और किस नियम के तहत बहस हो, किस नियम के तहत बात होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो जाता था। ये पहली बार दिखा है पूरे सत्र में, शीतकालीन सत्र में, जब एक नियम को लेकर पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष सामने सामने रहा कि किस विपक्ष किस नियम के तहत बहस कराएं, और पूरा सत्र धुल गया। सर, जब हमारी मेजॉरिटी है और ये जानते हैं कि अगर वोटिंग भी होती है तो ये हारेंगे, तो लेकिन मूल जो समस्या है या मूल बात जो होनी चाहिए कि अगर नोटबंदी खराब है, जनता के हित में नहीं है, इससे तकलीफ बड़ी है, तो चर्चा से समाधान होगा। चर्चा कराना मुख्य बात है, तो उसके लिए क्यों नहीं है तैयार हुए? लोगों को तकलीफ दूर करना या तकलीफों के ऊपर चर्चा करना। जवाब लेते हैं, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। प्रदीप जनादित्य साहब, चर्चा नहीं चाहते थे, बीजेपी तो कह रही आप नहीं चाहते थे, आप कह रहे हैं सरकार नहीं चाहती थी, और आम आदमी सोच रहा है कि आखिर क्या हुआ ये जो इस बार संसद में कुछ काम ही नहीं हुआ। एक बहुत अच्छे विचारक हमारे उदित राज जी हैं, और उन्हें अपने दल के सबसे बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी की टिप्पणी को ध्यान में रखना चाहिए। और पहली बार उन्होंने मुखर होकर सरकार की जो कार्य प्रणाली है, सरकार की जो पद्धति है, उस पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा रवैया कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष की बेंच से संसदीय कार्य मंत्री और सरकार द्वारा इस तरह का कार्य किया जाए। और दूसरी बात, कभी आपने नहीं देखा होगा इस हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, आपको लालकृष्ण आडवाणी की बात याद है प्रदीप जनादित्य साहब? बहुत अच्छी बात है कि आप विपक्ष के नेताओं की बात याद रखते हैं। आपको राष्ट्रपति की बात याद है? उन्होंने क्या कहा था? जी, राष्ट्रपति ने क्या कहा था याद है? निश्चित राष्ट्रपति जी उसके लिए भी जिम्मेदार, निश्चित रूप से उसके लिए भी ये सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि अल्पमत वाले लोगों ने बहुमत की सरकार को बंधक बना दिया। गौरव जी, बिल्कुल नहीं गौरव जी, आप समझिए, आज ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आज इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पहले देश की जगह पार्टी देख रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो देश भी नहीं देख रही और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देख रही, सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख रही है। और एक व्यक्ति ने पूरे संसद के अंदर
सत्र को नहीं चलने नहीं दिया। देश की जनता एक व्यक्ति को और देख रही थी, नरेंद्र मोदी, प्रदीप जैन, देश की जनता एक और व्यक्ति को देख रही थी। देश की जनता आपके नेता को देख रही थी जिन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसा बम है कि वो बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। देश की जनता देख रही थी कि वो भूचाल कब आएगा। देश की जनता पूछ रही थी, हमसे भी पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, वो भी तो नहीं हुआ। राहुल जी निश्चित रूप से संसद इसी वजह से नहीं चलने दी कि राहुल जी वो बात सदन के पट पर नहीं रखें। प्रधानमंत्री जी चाहते तो वो बात के लिए वो कम गोवा की रैली में आप प्रधानमंत्री को फेंकू कह लीजिए देते। प्रदीप जैन, आप एक रैली में जहां मजमा लगा हो आप फेंकू कह लीजिए, लेकिन आपके पास जो काम की बात है आप वो मत कहिए, आप वो मत कहिए आपके पास जो काम की बात है। नहीं अने कौन सा इनके पास बम है पूरे देश में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, पूरे देश के अंदर लोग अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं और ऐसे में संसद नहीं चलाना ये बहुत बड़ा पाप है। और ये सत्ता पक्ष ने किसी भी नियम, चलिए ये पाप है तो इस पाप का भागीदार कौन है ये जानते हैं। मेरे साथ दो एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट नलिनी सिंह हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट विराग गुप्ता है। इन दोनों से हम बात करते हैं। एक मैं आ रहा हूं उदित राज जी मैं आ रहा हूं। नलिनी सिंह, अगर ये पाप है तो इस पाप का भागीदार कौन दिखा आपको? देखिए हमारे देश में ये हो जाएगा कि राज्यसभा 30 सेकंड यानी कि 30 सेकंड्स में ये मुलतवी हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी और अगले दिन के लिए उसका मिलेगा। ये जो चीज़ है इसके लिए विपक्ष व सत्ता पक्ष दोनों पूरी तरह मेरी नज़रों में कटघरे में खड़े हैं। देखिए ऐसा होता है कि आपने बहुत ही बड़ी एक देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला कदम उठाया है, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। अब वो एक बहुत छोटे से कोरे एक कहें कि एक नारे पे टिका है कि अमीर परेशान है और जो गरीब है इसीलिए वो बलिदान दे ताकि बाद में जो गरीब है उसकी जो अवस्था है वो ठीक हो। इस एक कोरे नारे पर जब टिका हुआ है तब आप देख लीजिए अगर इसमें ज़रा भी आपको ऑपोजिट अगर रिजल्ट दिखाई देता है, अमीर परेशान नहीं दिखाई दे रहा है, गरीब बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। कई जगहों में उतना गरीब परेशान नहीं है जहाँ पर आप नगदी नहीं लगाते हैं काम में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, जैसे कृषि में अब कटनी चल रही है तो बार्टर पर चल रहा है, बटैया पर चल रहा है, बार्टर पर भी चल रहा है, बटैया पर। मेरा आपसे ये कहना है कि जहाँ पर देश का उत्पाद है, जीडीपी है, उसकी गिरावट शुरू है, जबकि अर्थव्यवस्था सिकुड़ने के आसार नज़र आ रहे, जबकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो ये बहुत ही अहम सवाल थे जो कि विपक्ष नहीं उठा पाया। विपक्ष ने अपना होमवर्क किया ही नहीं। विपक्ष को 5 हफ्ते लग गए हैं समझते हुए कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, और इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पाए इन्होंने संसद का शीतकालीन सत्र भी नहीं और उन्होंने और सत्ता पक्ष ने ये समझा कि ये समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए अपना जो करना है सो करिए। अभी देखिए कैसे हो सकता है कि हम टिके हुए हैं, टैक्स इंस्पेक्टर की रेड हो रही है, हम टिके हुए हैं कि आपको गिफ्ट मिलेगी अगर आपने कैशलेस सोसाइटी पे गए, हम टिके हुए हैं आज इस चीज़ के ऊपर कि अब आप ईमेल भेज के लिखिए कि ये विराग जी के पास में काला धन है या मेरे पास में या आपके पास में। देखिए डर से देश नहीं चलता है, डर से या बदले की भावना से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। ये अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष कहाँ सोया पड़ा हुआ है विपक्ष कि उससे ये सवाल ही नहीं, टेरराइज तो नहीं किया जा रहा है, और टेरराइज किया जा रहा है तो विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए। और ये विपक्ष का ये भी भूमिका उसकी पड़ती है कि देखिए अगर टैक्स की कलेक्शन अगर आप देख रहे हैं कि कम हो रही, एडवांस टैक्स की देख लीजिए कम हो रही है, अगर आप देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका जो मुनाफा है वो कम हो रहा है, अब देख लीजिए ना सामने में नजर आ रहा है कि नौकरियां कम हो जाएंगी, निवेश कौन करेगा। लेकिन अगर ये विपक्ष ने होमवर्क ही नहीं किया है, समझने के अपने उन्होंने प्रयास ही नहीं किए हैं, या अपने उनके स्पोक्स पर्सन या जो भी कुछ हो, तो क्या होगा फिर। ठीक है विराग गुप्ता, यही सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, फिर आता हूं आपका सोना सिंघा। विराग गुप्ता, यही सवाल लेकर आऊंगा आपके पास कि क्या वाकई, क्योंकि आप संसद की कार्रवाई को काफी दिनों से देख रहे हैं, विपक्ष के पास जो मौका था वो चूक गए, वो नहीं उस मौके को भुना पाए, और जो देश के सामने एक संसद में बहस के दौरान तस्वीर जानी चाहिए थी कि विपक्ष उनके मुद्दे को उठा रहा है, वो तस्वीर नहीं जा पाई। संविधान जो हमारा बनाया है उसके प्रणेता डॉक्टर अंबेडकर हैं, और उन्होंने बोला था कि संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चलाने वाले कैसे हैं, इससे देश उसी अनुसार चलेगा। और मुझे लग रहा है सरकार और विपक्ष दोनों फेल हुए हैं
और इस विफलता के लिए राष्ट्रपति ने उनको वार्न किया है। इसके लिए साक्ष्यों की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर ये, चूंकि संसद के भीतर इनको विशेषाधिकार हासिल होते हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता आज हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, दोनों का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के अंदर अहंकार है और विपक्ष कहीं ना कहीं से अक्षम है। विपक्ष सरकार के जो नोटबंदी आज़ादी की बात की सबसे बड़ी इतनी घटना हुई जिससे देश का हर व्यक्ति प्रभावित है, और आपके पास बम था, भूकंप ला सकते थे, ना ही अंदर भूकंप ला पाए ना ही बाहर भूकंप ला पाए, और सरकार लोगों की लाचारी को समर्थन समझ रही है। मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात बताई, उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है और साक्ष्य नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो संसद के भीतर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और लोग साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? आज अगर संसद के बाहर कोई आदमी सरकारी कार्यों में बाधा डाले, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, लेकिन वहां पर जरूरी बिल पेंडिंग है और वहां पर लोग वहां पर अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कहां से है? क्या उनके विशेषाधिकार उनको हासिल होने चाहिए? आज एक अफसर टाइम से नहीं पहुंचता है, फिर भी उसको वेतन उसका अगर ले तो उस भ्रष्टाचार में जेल चला जाएगा। संसद सदस्य अपनी सारी सुविधाएं ले रहे हैं। अगर आज कोई व्यक्ति बाहर जाकर के बगैर परमिशन के कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है तो धारा 144 में जेल चला जाता है। तो क्या संसद सदस्यों को ये विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि संसद के बाहर इस बात पर बहस करने की जरूरत है कि क्या संविधान की भावना का जो पोषण करने में, रक्षा करने में ये सारे जनप्रतिनिधि असफल हुए हैं क्या? मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज भी है, मेरे साथ प्रदीप जैन भी है। इन दोनों से मैं सवाल लूंगा और प्रदीप जैन मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं सोमनाथ सिंघा आपसे ही सवाल लेना चाहता हूं। सोमनाथ सिंघा, टीएमसी भी इस पूरे शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा मुखर रही है विपक्ष के तौर पर, और उसने भी बहुत ज्यादा हंगामा शोर शराबा संसद में भी किया है और संसद के बाहर भी, कोलकाता की, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की सड़कों पर आपने विरोध प्रदर्शन किया है। तो कहीं क्या आपको यह सेंस है कि अब इस पूरे सेशन के खत्म होने के बाद कि नहीं, थोड़ा बहुत काम तो होना चाहिए था, हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है? सोमनाथ सिंघा। नहीं, मैं पहले जी बिजनेस चैनल को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि नलिनी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनका साथ मेरा एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा बात में, हाँ थैंक्स, दूसरा बात मैं आ रहा हूं। देखिए 8 तारीख में जब ये डिक्लेयर हुआ था, मेरा मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने पहले उन्होंने रास्ते में उतर गया। उनका क्या कहना था, जो देखो तकलीफ होगा, आम आदमी को तकलीफ होगा, तकलीफ हुआ, 115 आदमी मर गया है लाइन पे खड़ा होके। आप अभी बात कर रहा था जी, नहीं कल्टीवेशन में पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ चाय बागान जो है, टी गार्डन्स में पैसा नहीं मिल रहा है, बीड़ी इंडस्ट्री में पैसा नहीं मिल रहा है, किसी का पास पैसा नहीं है सिर्फ खाना खरीदने, चाल खरीदने के लिए, घर पे ले जाने के लिए, उसको खिलाने के लिए। अब बताइए, इसीलिए ममता बनर्जी ने रास्ते पे उतर आया था। हमारा जो सांसद माननीय सुदीप बंदोपाध्याय, अभी दिश साहब साथ सब मिलकर, डेरेक ओब्रायन मिलकर यही बात बोलने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं ज्यादा ये राज्यसभा और लोकसभा नहीं देखता था, लेकिन कल मैंने टीवी में देखा है, जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब ने कृषक के लिए बोलना कोशिश कर रहा था, तब बीजेपी का नकवी साहब ने उठ के उसको हर टाइम उसको मना कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, स्लोगन दे रहा था। और जो अध्यक्ष था वो नकवी को बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। और टीएमसी ने कुछ नहीं किया। सोमनाथ सिंह और टीएमसी बहुत शांति से संसद में बैठी हुई थी, लोकसभा राज्यसभा में टीएमसी ने कोई हंगामा नहीं किया, आपके नेताओं ने कोई शोर शराबा नहीं किया, आप पूरे संसद सत्र को सही तरीके से चलाना चाहते थे। नहीं, आप बताइए, आपने कुछ नहीं किया। अब खत्म हुआ ना, पूरा देश अभी मर रहा है, संसद में बैठा रहेगा हमारा एमपी, आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, आम आदमी के लिए संसद चुना है, टीएमसी पार्टी ने आम आदमी के लिए संसद में गया है, संसद में आम आदमी का बात बोलने का मौका मांग रहा था, इसमें बुराई क्या है? तो आपको अच्छा लगा जो है सोमनाथ सिंह, आपको अच्छा लगा आम आदमी, जैसा आप कह रहे हैं कि आम आदमी मर रहा है, आपको अच्छा लगा कि आम आदमी मर रहा है और आप उसकी आवाज संसद में नहीं उठा पाए, आपने क्या हासिल किया ये बताइए? आपको इस हंगामे से सोमनाथ सिंह या आपकी पार्टी को या आपके समर्थकों को या आप जिनकी राजनीति करते हैं उनको क्या हासिल हुआ इस हंगामे से, ये बताइए? नहीं, हासिल का बात नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो भी कहेंगे वो मान, प्रोटेस्ट करने का तरीका केवल हंगामा करना है, संसद की कार्रवाई न चलने देना है, प्रोटेस्ट करने का तरीका केवल यही आपको आता है? सर एक मिनट गौरव, रास्ते में खड़ा है हम लोग, रिजर्व बैंक का सामने धरना दे रहा है, फिर भी असम में पैसा जा रहा है,
तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पैसा दे रहा है रिजर्व बैंक ने, हमारे पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पैसा नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? कहां जाए तो कहां सर ये सब चीजें क्या संसद की कार्रवाई को रोकने से हासिल हो जाएंगी? ये सारी चीजें क्या संसद की कार्रवाई को हासिल करने? मेरे साथ राजीव कुमार है, सीनियर इकोनॉमिस्ट, उनसे भी जानना जरूरी है डिमोनेटाइजेशन को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं। राजीव कुमार से भी एक सवाल लेना जरूरी है। होल्ड ऑन मिस्टर सिंघा, आप रहिए मेरे साथ। राजीव कुमार साहब, क्योंकि आप देश की राजनीति को भी समझते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप जाने माने चेहरे हैं इस देश के, मैं आपसे सीधा सवाल लेना चाहता हूं सर। पूरा शीतकालीन सत्र नोटबंदी पर पक्ष विपक्ष, सरकार और विपक्ष की तू मैं में धुल गया। बतौर सीनियर इकोनॉमिस्ट आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी को लेकर विपक्ष की हाय तौबा क्या आपको वाकई जायज लगती है? सियासी विरोध का सीधा बहाना है ये, क्या लगता है सर आपको? ये कोरा बहाना था। तो गौरव भाई, कोरा बहाना इसलिए था क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी बुनियादी मुद्दे और कोई भी ऐसी बुनियादी कोई भी इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं थी जो कि वो उसको सदन के अंदर पेश कर सकते इस कदम के खिलाफ। और सिर्फ जो एक बात थी जो हमेशा बार बार दोहराई जा रही थी वो है कि लोगों को लाइन में खड़े होकर बहुत दिक्कत हुई और उसमें कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती से कुछ डेथ्स भी हो गई, उसके बारे में बात करना वो सबको मालूम था। और उनको ये भी मालूम था कि जो लोग लाइन में खड़े थे वो इस बात को, उस कदम का सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है सिर्फ बहाना, इसलिए सिर्फ बहाना था क्योंकि उनको पता था कि उनको किसी भी बहस में एक तरह से अपनी मुंह की खानी पड़ेगी और इसलिए वो ना बहस चाहते थे। ठीक है, मतलब समझ में आ गया सर। मेरे ख्याल से मैं आपके सवाल को लेकर जाऊंगा प्रदीप जैन के पास, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कि जो विपक्ष कह रहा उसी से जुड़ा हुआ। नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया सर, किसी फैसले का नफा नुकसान समझने के लिए मेरे ख्याल से 1 महीना ठीक ठाक समय होता है। सर आपने क्या एनालाइज किया है, आपका क्या एनालिसिस है, हमने क्या हासिल किया या खाली हाथ रह गए? सर सीधा सवाल। मेरा तो अपना पूरी तरह से मानना है कि हम लोग मुनाफे में ऑलरेडी रहे और आगे मुनाफा बहुत बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इस चीज़ को सिर्फ एक आर्थिक रूप से नहीं, मैं इसको एक मॉरल मेजर में भी देखता हूं, मॉरल तरीके से, एथिकल तरीके से भी देखता हूं। और हमारे समाज की मानसिकता को बदलने के लिए कि हमारे इस देश में ईमानदार व्यक्ति जो है उसको श्रेय मिलेगा और जो बेईमान है और जो काला धन कमाता है उसकी सामाजिक स्टेटस वो नहीं होगी जो अभी तक थी। वो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी काम है और उसको पूरा करने के लिए अगर ये कदम उठाना। ठीक है सर, लेकिन एक आखिरी सवाल और आपसे सर, मैं आ रहा हूं मैम आपके पास, एक आखिरी सवाल और आपसे सर। और सवाल ये कि तमाम दर्शक जो टीवी के उस पार बैठे इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हमने जो तकलीफें झेली हैं, देश जिस तरह से कतारों में खड़ा हुआ है, आखिर इन तमाम तकलीफों को उठाने का फायदा क्या हुआ और आगे देश को क्या फायदा होने वाला है? सर आखिरी सवाल आपसे। पहली चीज़, जैसा मैंने कहा कि ये जो पूरी ब्लैक इकॉनमी थी वो हमारी फॉर्मल इकॉनमी में शामिल हो गई है। इसकी वजह से जो हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था की अनुमान है, एस्टिमेट्स हैं, वो अब ज़्यादा सही होंगे बनिस्बत पहले के। दूसरी चीज़, हमारा जो टैक्स बेस है वो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अब जो पहले लोग कभी इन्होंने टैक्स देने की बात ही नहीं करी वो अब टैक्स नेट में आ जाएंगे। तीसरी चीज़, कुछ हमारे सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर, जहाँ पर काला धन की लॉन्ड्रिंग होती थी, जहाँ पे काला धन इन्वेस्टमेंट होता था, जैसे कि अनाप शनाप दाम बढ़े हुए थे उनके, वो दाम कम होंगे जिससे कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको कम दामों पे, मुनासिब दामों पे अपने घर मिल सकें। चौथी चीज़, हमारी जो पूंजी का दर है, हमारी जो ब्याज का दर है वो अब कम होगा, क्योंकि जितना ये धन बाहर था वो अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सर आपका। तो कुल मिलाकर आपने जो बातें कही उसी बातों को लेकर मैं जाऊंगा प्रदीप जैन के पास। नलिनी जी मैं आता हूं बस। प्रदीप जैन, आपने सुन लिया इस देश के सीनियर इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया इस देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया इस देश के संविधान विशेषज्ञ। मैं आ रहा हूं सोमनाथ सिंह, प्लीज आप रहिए मेरे साथ, प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाई क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने तो आप ही का सवाल पूछा कि कहां खड़े हम, क्या फायदा क्या नुकसान, मेरा सवाल सुन लीजिए प्रदीप जैन साहब। और विराग गुप्ता जी ने जो बात प्रदीप जैन साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये कि इन तीनों की राय के बाद कहीं आपको लगता है या पार्टी में इससे पहले भी कहीं सेंस है कि एक मौका था आपके पास, आप उस मौके को नहीं भुना पाए, आप सरकार की जो नाकामियां थी उसको उठाते लेकिन नहीं उठा पाए?
गौरव भाई, मैं चाहता हूं आप पूरी बात सुने। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता विराग गुप्ता जी हैं और उन्होंने सीधे कहा कि सरकार की तरफ से भी व्यवधान किया गया। विपक्ष ने अपनी बात, जो 100 से ज्यादा लोग मरे, जो 17,000 से ज्यादा शादियां टूटी और अपने ही पैसे के लिए लोग भिखारी बने, उसकी चर्चा कराना चाहते थे। आपकी जो नलिनी सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने होमवर्क नहीं किया, सरकार ने होमवर्क नहीं किया। आज आप देखिए, पहले कभी नोटबंदी की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, अब कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं, अब लॉटरी के ड्रॉ निकाल रही भारत सरकार। अब इसके पश्चात कौन से हर दिन नए फरमान ये सरकार जारी कर रही। इनका, अगर इनको इनकम टैक्स के छापे मारना थे तो नोटबंदी की क्या आवश्यकता थी? अगर इनको काले धन को सफेद करना था तो सर ये तो आपकी बात तो आगे बढ़ रही है ना। आपने कहा कि इस नोटबंदी से कुछ लोगों ने अपने काले धन को सफेद कर लिया, वो सरकार के रडार में नहीं आए। अब सरकार उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पकड़े, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए पकड़े, पुलिस पकड़े, सीआईडी सीबीआई पकड़े, पकड़ तो रही है ना सर। 2000 का नोट काला धन में कैसे बदल गया? अब गौरव भाई, 2000 का नोट 1 महीने के अंदर काला धन में कैसे बदल गया? गुजरात के अंदर हवाला का 13,500 करोड़ का एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसको सम्मान से छोड़ दिया गया। आज आप बताइए। चलिए ठीक है, तो जिस 13,500 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले आईडीएस में अपना इनकम की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सरकार ने उसको शामिल नहीं किया और अभी भी उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। मैं उदित राज आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नलिनी जी का एक कमेंट लेके। ओके सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। उदित राज आपके पास आ रहा हूं, नलिनी सिंह जी को आप बताइए। नलिनी सिंह, क्या वाकई विपक्ष के इस दलील को आप मानती हैं जो प्रदीप जैन कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उनके पहले राजीव कुमार जी कुछ कह गए, अगर आप इजाजत दें तो उनके ऊपर एक छोटा सा कहना है। उन्होंने कहा कि ईमानदार बनाने के लिए देश को ये करना जरूरी था। ईमान, क्या सरकार की लाठी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए? क्या सरकार की लाठी को तेल पिलाना चाहिए ईमानदार बनाने के लिए? ईमानदार की बात है कि आपने जो रेड की हैं, चलिए 600 रेड, 1000 रेड हो गए होंगे देश में, मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि 10,000 से 15,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें से जब्त नहीं होगा पैसा। और आपने 15.5 लाख करोड़ की जो करेंसी थी उसको आपने बदल डाला। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो इस तरह से जो हम कहते हैं कि इस तरह से देश सीखेगा, मैं एक चीज़ पे इत्तेफाक रखती हूँ राजीव कुमार जी से और जो कि उदित राज जी भी, कि जबकि जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस ज़्यादा होगी तो धन होगा, सरकार के पास रेवेन्यू ज़्यादा। लेकिन ये कह देना कि देखिए आज के दिन लोग अपना काला धन रख रहे हैं, अब सरकार उसमें टैक्स लेकर उसको सफेद करेगी, तो ये काला धन आ गया, अब इसमें निवेश होगा। ये तो एक बार आया है ना, जबकि आपके पास एक बार आया, लेकिन नियत अब कहाँ पे खत्म हुई? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, कोई भी मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी दे दे, ये जो रैलियां आप कर रहे हैं उसके अंदर 3 से 5 करोड़ रुपया लग रहा होगा, ये भी मेरा छोटा एस्टिमेट है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोगों के पास में 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, आप कहते हैं कि लोग चंदा दे रहे हैं आपको, चलिए चंदा देने वालों के नाम आप जाहिर करिए, अब आप उस चीज को करिए, आप खुद बनिए ना ईमानदार। चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहना चाहिए सिर्फ ये कि देखिए, ये हम संसद के लिए रो क्यों रहे हैं आज, कि इसके अंदर जीएसटी की बात होनी थी। जीएसटी में 1.5 से 2% जो हमारा उत्पाद है वो बढ़ना था। अब सारे जो अनुमान है वो कहते हैं कि 1.5 से 2% ये नोटबंदी से घट जाएगा, तो हमें मिला क्या? और बाकी अब जीएसटी को आपको लागू करना सितंबर 2017 से करीबन असंभव है। ठीक है, विराग गुप्ता, मैं आ रहा हूं, लेकिन राजीव कुमार जी से राजीव कुमार इस वक्त है नहीं हमारे साथ। मेरे साथ मैं नलिनी सिंह जी का सवाल उदित राज के पास लेके जाऊंगा। उदित राज, जो सवाल आपसे नलिनी सिंह जी ने पूछा, इस सवाल का जवाब देते हुए एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। मेरे साथ जो मुझे लगातार ट्विटर पर फीडबैक मिल रहा है, एक दर्शक ने मुझे लिखा है कि जो एमपीज हैं, जो सांसद हैं इस वक्त, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए उनकी पेंशन के लिए, और उनकी इसकी कॉस्ट उनकी सैलरी से रिकवर करनी चाहिए। आप मानेंगे, क्योंकि आप टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है संसद की कार्रवाई में, काम नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं? और जो बात नलिनी सिंह जी ने कही कि जो आपकी रैलियां हैं, जो आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में खर्च करते हैं, उसका हिसाब देंगे देश के सामने?
देखिए, नलिनी सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, होमवर्क नहीं कर पाया। तो विपक्ष होमवर्क करता ही क्या, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जब 1971 में वांछू कमेटी ने सेम रिकमेंडेशन दिया था कि नोट बंद किया जाना चाहिए, काला धन रोकना चाहिए, और जब वाई.बी. चौहान जी इंदिरा गांधी जी के सामने गए कि मैडम वो रिकमेंडेशन है उसको लागू करना, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि क्या आगे चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये तो कांग्रेस ने 1971 में किया, जाके हमने लागू किया। या दूसरी चलिए 1971 में वो नहीं कर पाए, मुद्दा ही नहीं, तथ्य नहीं है। नहीं, उदित राज जी 1971 में नहीं कर पाए, 2014 में आप भी नहीं कर पाए थे। अरुण जेटली जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण लेकिन उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को खारिज कर दिया था। लेकिन वो छोड़िए, अभी की बात, एक मिनट, प्रदीप जैन जी आ रहे हैं, प्रदीप जैन जी आ रहे हैं, प्रदीप जैन जी आ रहा हूं। उदित राज, अभी जो बात कर रही है नलिनी सिंह, क्या यह हिसाब सामने आएगा? आपकी रैली हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो, जो चंदा मिलता है करोड़ों रुपए का चंदा, आप कह देते हैं कि 20,000 से ऊपर का जो अंदर का जो चंदा, उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं, अगर वो कैश मिल रहा है तो ये सारी चीजें आएंगी जनता के सामने। उन्होंने क्यों नहीं किया? अकाउंट फाड़ तो सबका होना चाहिए, अकाउंट फाड़ सबका होना चाहिए, और इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। आज ये जो सिस्टम चला रहा है 50-70 साल का सिस्टम है, इसके ऊपर बहस हो रही है। अब अगला कदम हो सकता है ये भी किया जाए कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अकाउंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वेबसाइट नहीं। और ये जो दर्शक कह रहे हैं, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर संसद की कार्रवाई नहीं होती है हंगामे की वजह से, तो सांसदों की पेंशन रोकी जाए, उनकी सैलरी से जो संसद की कार्रवाई में पैसा खर्च हुआ है उसकी कॉस्ट को रिकवर करना चाहिए। इस सुझाव पे आपका क्या कहना है? उनको सस्पेंड। देखिए, ऐसा है कि जो ये हंगामा, देखिए ये बहुत गलत सोच है कि संसद में बड़ा खर्च हो जाता है। आप जानते हैं भारत सरकार का बजट कितना है? 18 लाख करोड़। नहीं, संसद का खर्च मैं बता देता हूं आपको कितना है। करोड़ हो गया। संसद का खर्च मैं बता देता हूं सर आपको कितना है। अरे 100-200, अरे कितना भी होगा उसके मुकाबले में तो एक प्रोजेक्ट एक यूनिवर्सिटी में लग जाता है। एक प्रोजेक्ट में उतना जहां करप्शन होता है, करप्शन हो जाता है। मतलब आपने गारंटी दे दी संसद को पैसा बर्बाद करने की। मैं आपको बताता हूं उदित राज जी, ये भाजपा की सोच है। उदित राज जी एक मिनट, प्रदीप जैन एक मिनट, उदित राज जी आप और हम, उदित राज एक मिनट, उदित राज जी इस वक्त हम और आप उस दौर में बात कर रहे हैं जब नोटबंदी लागू है। उदित राज जी, जनता ही तो चुनती है। सर सुनिए ना उदित राज जी, हम और आप उस दौर में बात कर रहे हैं जब नोटबंदी लागू है और जनता 2,500 रुपए के लिए 2.5 घंटे कतारों में खड़ी हुई है। हम उस दौर में बात कर रहे हैं जब आपने 24,000 रुपए की एक हफ्ते में लिमिट लगा रखी है। और मैं आपको बताता हूं कि जितने पैसे संसद की कार्रवाई में खर्च हुए, अगर इस दौर में खर्च किए जाते तो क्या हो जाता? कम से कम 1,500 से ज्यादा नए एटीएम लग जाते। अगर 15 लाख रुपए का खर्च माने एक एटीएम को लगाने का, 1 लाख से ज्यादा लोग अपने 24,000 रुपए चेक से निकाल लेते। सर सुनिए, 10,400 शादियां हो जाती, 1,758 एटीएम कैश से फुल हो जाते और 8,44,000 लोग एटीएम से अपने इस पैसे को निकाल लेते अगर 2,500 की लिमिट लगाई जाए। और आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अरे 10 साल से कुछ जितना नहीं मिलता, एक कारपोरेट हाउस में लोग मर जाए को मिलता है। ये बिना मतलब नहीं, पूरे दुनिया में यहाँ भी ये पॉलिटिशियन, मैं किसी पार्टी तक उदित राज जी 3 सवाल जाएगा। छोटा मोटा प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा पैसा लग जाता है। उदित राज जी 3 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ एक सांसद के नाते। देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जो गरीबों के खून पसीने का पैसा है उसके खर्चे नहीं है। एक सेकंड, आज अगर आपको कैशलेस उदित राज जी मेरे 3 सवाल हैं। बर्बाद नहीं हो रहा, संसद चले या न चले नहीं बर्बाद हो रहा। गरीबों का पैसा कृपया टीवी डिबेट को संसद मत बनाएं। अच्छा उदित राज जी सुन लीजिए विराग गुप्ता आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रदीप जैन आप तो जानते हैं विराग गुप्ता को, उनको बोल तो लेने दीजिए। मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं उदित राज जी, एक सांसद से पूछ रहा हूं कि क्या आज आपने
संसदीय सर्वोच्चता को क्या आपने सवाल निशान लगा दिया है कि एक कॉर्पोरेट में सीईओ की जितनी तनख्वाह मिलती है कि यूनिवर्सिटी के बराबर, क्या आपने संसद को इतना छोटा खड़ा कर दिया, संसदीय सर्वोच्चता पे निशान नहीं खड़े किए? नंबर 2, मेरे पहले तीनों सवाल सुन लीजिए। आपके वित्त मंत्री बोलते हैं कि शादी ब्याह में सगुन में भी आप चेक दीजिए, पेटीएम से पैसा दीजिए, लेकिन आप इनकम टैक्स के अधिकारी रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आप चेक से पेमेंट नहीं लेते हैं, और जब चेक से पेमेंट लेने की बात आती है तब आप लेवल प्लेइंग की बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे, कानून में कभी भी बैड प्रेसिडेंट नहीं माना जाता। अगर किसी का अवैध निर्माण तोड़ा जाए तो वो ये नहीं बोलता कि बगल वाला अवैध निर्माण है, लेकिन आप लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, आप बोफोर्स की बात करते हैं, आप 2G की बात करते हैं, आप पुराने बात करते हैं कि उस समय भी अगर इस सेशन इस तरह से हुआ था, कांग्रेस और भाजपा आपस में गलत प्रेसिडेंस लेकर संसद नहीं चलने दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने संसदीय सर्वोच्चता पे आज आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। आपने उदित राज जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सवाल नहीं उठाया है। जब आप या इस टर्म्स में हमें मेजर कर रहे हैं कि सांसदों का जो लाभ मिल रहा है, इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, तो क्या लाभ मिल रहा है भाई? नहीं सर, सांसदों को लाभ नहीं मिल रहा है, सांसदों को लाभ नहीं मिल रहा है। सांसदों को जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है वो काम नहीं दिख रहा जनता को। सर आप समझ नहीं पा रहे, सांसदों को लाभ नहीं मिल रहा है। सांसदों की सर हमें पैसा क्यों मिलता है? हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें पैसा क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि हमें वहां काम करना होता है, उस काम का पैसा मिलता है। संसद का सर सांसदों को जो पैसा मिल रहा है जनता की आवाज संसद में उठाने के लिए मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, वो हुआ नहीं इस सत्र में। संसद का वेतन के ऊपर तो जवाब नहीं देंगे हम। अच्छा मत दीजिए, चलिए मत दीजिए उदित राज जी मत दीजिए, गिर गया भाई, उदित राज जी मत दीजिए, उदित राज जी पॉलिटिकल पार्टी के चंदे पर आते हैं। दूसरा सवाल का मैं जवाब देना दीजिए। दूसरा सवाल पर, मैं पॉलिटिकल पार्टी चंदे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए 100%, लेकिन 60-70 साल का ये पुराना सिस्टम चला आ रहा है, इस सिस्टम के अंदर बदलाव होना चाहिए। बल्कि प्रधानमंत्री एक सेकंड में नोटबंदी कर दी, एक सेकंड में किया जाए तो विकल्प के ऊपर विचार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, सोमनाथ सिंह का कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं मैम। सोमनाथ सिंह का गो अहेड। नहीं, मैं सिर्फ नलिनी जी को एक बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला है विपक्ष ने होमवर्क नहीं किया। गांव में जब आग लगते हैं ना नलिनी जी, तो कौन पतेला से पानी लेकर डाल रहा है, कौन बोतल से डाल रहा है, कौन बाल्टी लेकर डाल रहा है, ये देखना नहीं चाहिए। फर्स्ट काम होते है उस आग बुझाना। यहाँ पर देश में आग लगा है, कौन सा अपोजिशन पार्टी कैसे उसको अगेंस्ट में जा रहा है, ये देखने से पहले ये देखना जरूरी होता है इसका अगेंस्ट ऑब्जेक्शन हो रहा है कि नहीं। दूसरा बात आपने बोला है होमवर्क नहीं है, सरकार क्या होमवर्क किया? लगभग 14 लाख 500 और 14 लाख करोड़ 500 हजार रुपया का नोट आप लोग ले लिया, लेकिन छापा कितना 5 लाख करोड़ रुपीस। ये 9 लाख करोड़ रुपया है ही नहीं मार्केट में, आदमी का पास आएगा कैसे? आप लोग बोल रहे हैं कैशलेस। 90% गांव में अभी बैंक नहीं है, कैशलेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारे गांव में कैसे आएगा ये कैशलेस? सरकार क्या किया नलिनी जी, सरकार क्या किया ये सबसे पहले बताइए। का समालोचना कीजिए, ये सबसे अच्छा होगा। संगा जी आपने मुझे नाम लेके कहा है, तो इसलिए मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए होमवर्क आपने नहीं किया, मैं दोहरा नहीं हूँ, इसलिए बड़ा निवेदन कर रही हूँ बड़ी विनम्रता से। देखिए जबकि 8 नवंबर को कहा गया कि ये काले धन पर और भ्रष्टाचार पर और ये काउंटरफीट यानी कि जो नकली नोट हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए है। थोड़ी देर के बाद इसमें जोड़ दिया गया कि ये नक्सल और ये टेररिज्म को पकड़ने के लिए है। उसके बाद कहा गया कि ये टैक्स की जो बेस है वो वाइड होगी, ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हम गरीब कल्याण योजना शुरू करें। फिर कहा गया कैशलेस सोसाइटी कि ये हमें ये करना ही नहीं है, नोटों में छापने में धन लगता है और बाकी हमें भी मॉडर्न होना है। मैं आपसे कह रही हूँ ये 7-8 एक मिनट संगा जी सुन लीजिए, सोना सिंह ऑर्डर सुन लीजिए, संगा जी एक मिनट सोना सिंह एक मिनट सोना सिंह एक मिनट सुन लीजिए। देखिए जी मेरा कहना यह है कि आपने 7-8 सुन लीजिए, एक मिनट 7 प्रदीप जी आ रहा हूँ 7-8 जब उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने 7-8 बता दिए,
लक्ष्य उन्होंने 7-8 बता दिए, तो पता लग रहा था कि सरकार को भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को इतना पता था तो एकदम आप कूद जाते कि रोज बर रोज कॉमा लगा के आप नई चीजें कर रहे हैं, नए उद्देश्य बता रहे हैं। तो आप लोगों को इतना पता होता तब तो। अब आप आग लगने की बात, आग तो लगी थी, कहाँ आपके पास बर्तन हांडी था कि जिसके अंदर आप पानी भरते और आग को खत्म करते? आपको तो समझ ही नहीं आया कि रोज प्रदीप जैन कहना चाहेंगे कुछ इस पे? प्रदीप जैन एक मिनट, सोमनाथ सिंह एक मिनट। ममता बनर्जी मेरा नेत्री ममता बनर्जी जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सरकार ने होमवर्क नहीं किया। अगर सरकार ने होमवर्क किया नहीं होता तो तुगलकी। ओके, सोमनाथ सिंह होल्ड ऑन, सोमनाथ सिंह एक मिनट, सोमनाथ सिंह आ रहा हूं। कभी 10 दिन, कभी इनाम दिया जाता, कभी पेटी। मैं विराग गुप्ता जी से जानना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पेटीएम की ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, क्या पेमेंट गेटवे में यूपीआई सिस्टम नहीं है? सरकारी यूपीआई सिस्टम, ये साइबर एक्सपर्ट हैं, विराग जी बताएं कि यूपीआई सिस्टम सरकार ने क्यों नहीं एडॉप्ट किया? पेटीएम की मॉडलिंग और ब्रांड एम्बेसडर बनके प्रधानमंत्री क्यों काम कर रहे हैं? क्यों इस तरह? अगर उन्हें कैशलेस सोसाइटी बनाना है तो नोट को छपवाना बंद कर दें। एक बात कहते हैं लेकिन उस पर कोई होमवर्क नहीं होता है। अच्छा। जो नलिनी सिंह कह रही उन्हें देखना चाहिए, सरकार का होमवर्क नहीं है। और विराग जी से ये पूछिए। ठीक है विराग जी बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं कि वो बताएं कि सरकारी पेमेंट गेटवे है। वही तो कह रहे हो, सरकार को समझ नहीं आया, सरकार ने अटपटी तरह से ये किया और आप लोग समझ नहीं पाए, ये कह रही हूं। और कह नहीं पाए और संसद में उठा नहीं पाए। संसद में उठाते तो आपकी बात में वजन ज्यादा आता, ज्यादा आप लोगों की बात लोगों तक पहुंचती। उदित राज को जवाब देना चाहते हैं। उदित राज नारे लगा रहे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नारे लगा रहे। सर नारे तो आपके नेता भी लगा रहे थे, नारे तो आप लोगों ने भी लगाए। सर मैं तो आपको भी पूछ रहा हूं, आपके गुलाम नबी आजाद जी ने नारे लगाए, आपके दूसरे बड़े नेताओं ने नारे लगाए। नारे लगाने में तो कोई पीछे नहीं रहा। सर मंत्री सरकार में कभी नारे लगाते हैं? आप बताइए, सरकार के मंत्री नारे कभी नहीं लगाते। ऐसा संविधान में कभी नहीं हुआ, ऐसा संसद में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बाहर जाके बोले कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। इतने कमजोर है प्रधानमंत्री कि वो देश की संसद में अपनी बात नहीं रख रहे। सिर्फ नहीं तो राहुल गांधी कमजोर है क्या? लक्ष्य प्रदीप जैन, राहुल गांधी कमजोर है क्या? राहुल गांधी कमजोर है क्या? राहुल गांधी ने बोला कि मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। संसद में नहीं बोल रहे, बाहर बोल, संसद में कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा, बाहर बोल नहीं रहे। रैली कर सकते हैं आप रैली कर सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन आप देश को जो बताना चाहिए वो नहीं बता सकते आप। नहीं, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दी, राहुल जी को नहीं बोलने दिया। सर संसद नहीं चलने दी, मान लिया आपके इस आर्गुमेंट को मान लिया। सर आपके इस आर्गुमेंट को मान लिया। क्या कांग्रेस ने इससे पहले इससे बड़े खुलासे क्या अपनी पार्टी ऑफिस में नहीं किए हैं? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुद्दे नहीं उठाए हैं? क्या रैलियों में सवाल नहीं उठाए गए हैं? क्या ये ऐसा कौन सी चीज है जो संसद में ही बोली जाएगी? निश्चित रूप से इनसे पूछा जाए कि अगर उनके पास में बम है या कोई ऐसी सूचना है संसद के पटल तो पर क्या लोकसभा में ही बोलना जरूरी है? वही सवाल मैं पूछ रहा हूं। उदित राज कुछ आपसे इसी मामले में पूछ रहे हैं। ओके प्रदीप जैन सुन लीजिए, उदित राज कुछ पूछ रहे हैं। उदित राज बोलिए जी। ये बंदर घुड़की है, कुछ मसला है नहीं, कुछ मसाला है नहीं, लेकिन वो डरवाना दिखा के डरवाना। तो मान लीजिए लोकसभा में आपको बोलने आप लोग डर रहे हैं क्या? तो बाहर तो बोल सकते हो। डर रहे हैं क्या? अभी जो एंकर हैं वो कह भी रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कह सकते हैं इस बात को देश की जनता को, और रैलियों के द्वारा कर सकते हैं। तो बोलने दीजिए ना, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? बंदूक की नोक ये प्रधानमंत्री जी कर सकते, राहुल गांधी जिम्मेदार सांसद है। सोमनाथ जी एक एक करके, सोमनाथ जी आऊंगा आपके पास। सोमनाथ जी एक एक करके। उदित राज आपकी बात पूरी हो गई। विराग गुप्ता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। विराग गुप्ता, आपने उदित राज आज आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट वर्ग का छोड़ करके। मुझे ऐसा लगता है किसी जमाने में स्टॉक मार्केट में ऐसे ही मछली बाजार हुआ करता था
और कंप्यूटराइजेशन के बाद अब बहुत सिस्टमेटिक काम होता है। तो संसद जब न सत्ता पक्ष चलने दे रहा है न विपक्ष चलने दे रहा है, तो क्या सारा अब डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर से नहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए? लोग अपने सवाल करें, जवाब दें, जनता के आप सवालों का जवाब दें, जिससे कि संसद की अकाउंटेबिलिटी बने। अब आप जनता कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस ने बोला, आपका सपना है आपका डिजिटल इंडिया। चीफ जस्टिस ने बोला कि मछली बाजार सुप्रीम कोर्ट में हो गया है, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, जनता को आपने नोटों की लाइनों में लगा दिया है डिजिटल इंडिया से, तो आप संसद क्यों नहीं बदलते? आप संसद में चर्चा क्यों नहीं करने देते? तो लोगों को बजाय आप डिजिटल इंडिया में प्रेरित करने के पहले आप लोग डिजिटल इंडिया में प्रेरित होइए। संसद में कम से कम एक पूरे सवाल जवाब लोगों के सामने आने चाहिए। आप ये बोलते हैं कि आप क्या तनख्वाह लेते हैं, कितनी पेंशन लेते हैं, कितनी तरह की सुविधाएं लेते हैं, उसके बाद जनता के प्रति जवाबदेही को महसूस नहीं करते आप। और ये जब आप बोल रहे हैं तो आप सब सारी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संसद की जवाबदेही, उदित राज जी, सब जनता की संसद की जवाबदेही केवल लोकसभा में ही नहीं है, पूरे साल काम करते रहते, क्षेत्रों में काम करते रहे, नाली का, गली का, विकास का, रोड का, जनता के ऊपर जो तमक, ऐसा नहीं है कि उनकी भूमिका केवल यहाँ बोलने तक की ही है और संसद तक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुल टोटल मिला करके देखेंगे तो चाहे जिस पार्टी का सांसद हो, मैं एक ही पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, इतना कठिन जीवन होता है, इतना डिफिकल्ट जीवन होता है। चलिए मेरे पास समय नहीं है दुधराज जी, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ और प्रदीप जैन आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्रदीप जैन आप वो पार्टी हैं जिसने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया, इस देश में सबसे ज्यादा सरकार में रहे हैं, और ये जो आंकड़े हम दे रहे हैं पूरे सत्र में जिस तरह से हंगामा हुआ है, ये सेकंड वर्स्ट कहा जा रहा है, या अब तक का सबसे ऐसा सत्र जिसमें बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई हुई नहीं। लोकसभा में करीब 16% और राज्यसभा में महज 20% काम हुआ है। एक बिल तो आखिरी दिन पास किया आपने लोकसभा में, और उससे पहले एक टैक्स अमेंडमेंट बिल जो हमने देखा था। बहुत सारे बिल थे जो पेंडिंग थे, जो पास हो सकते थे। प्रदीप जैन, जब आप चुनावों में जाएंगे, अभी आ रहे हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, कुछ और राज्यों में, फिर 2019 भी आएगा, जब आप चुनावों में जाएंगे उससे पहले जब आपसे जनता पूछेगी कि सर हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप जीएसटी पास करा देते, आप मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास करा देते, आप दूसरे बिल पास करा देते, तब क्या जवाब देंगे उनको आप? गौरव भाई, देश के अंदर जब एक जिद्दी और अहंकारी प्रधानमंत्री सत्ता पे काबिज हो और वो अपनी जिद के आगे संसद हो या हिंदुस्तान हो, सबको किसी भी स्थिति में लाना चाहता है, तो संसद के अंदर कैबिनेट मंत्री जब नारेबाजी लगाए, लाल कृष्ण आडवाणी को खड़े होकर ये बात कहना पड़ा संसदीय दल की बैठक में कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, ये लाल कृष्ण आडवाणी की बात आपको याद है, आपको राष्ट्रपति की बात याद नहीं है, और है तो उसका आप इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपकी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, ये आप अपने कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी करते हैं सर, और आप अच्छे प्रवक्ता भी, मैं इस बात को मानता हूं, आप तो अच्छे नेता भी हैं, आपने काफी काम भी किया है, लेकिन आज आपकी पार्टी क्यों नहीं एक अच्छी पार्टी के तौर पर संसद में उभर कर आ रही है, ये बात तो लगातार मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरे पास समय नहीं है। नलिनी सिंह, एक फाइनल कमेंट आपसे ही। नलिनी सिंह, ये डेडलॉक क्या आपको लग रहा है कि आने वाले बजट सत्र में भी रहेगा, और इस तरह अगर रहा तो आपको लगता है कि एक हार्मोनी थी संसद की, वो खत्म हो रही है? देखिए गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी संसद की व्यवस्था है वो पूरी तरह अब चरमरा गई है। अब किसी नई सोच में जाना पड़ेगा, किसी और व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रही हूँ, बिल्कुल यही दिन थे 5 से 18 दिसंबर 2013 पर, जबकि बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं चलने दी थी संसद, दोनों लोकसभा राज्यसभा, तेलंगाना के मामले को लेकर के, तेलंगाना के स्टेटहुड को लेकर के। तो ये 3 साल तो आपने देख लिया। तो क्या इन लोगों, फिर फरवरी में जब 2014 में आए फिर भी नहीं बीजेपी ने चलने दिया, अब बीजेपी उसके बाद जीत गई। क्या इन लोगों को ये दिमाग में कुछ कीड़ा घुस गया है कि जितना हम इसकी व्यवस्था को चरमरा के एक चकनाचूर कर देंगे उतने ही हम जीतेंगे? कुछ ऐसा आ गया, जो भी कुछ है हर पार्टी के दिमाग में हमारी, जी हाँ, और हमारी व्यवस्था अब यूं हो गई है संसद की कि अब कुछ और करना ही। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद तो ये थी कि संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, बहुत सारे अहम काम होंगे, आम आदमी को, आम जनता को उसका फायदा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। और हुआ नहीं तो लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, कुछ सख्त सवाल भी हैं, कुछ कड़वे सवाल भी हैं, जिसका जवाब शायद नेता नहीं देना पसंद कर रहे। लेकिन आप अभी यही पर मत रुकिए, आपके पास अभी बहुत सारे मौके हैं, 2017, 2019, और आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेज सकते हैं जो आपकी बात वहां पर उठाएं बजाय हंगामा करने का, और वो अधिकार आपके पास है, उसका इस्तेमाल अगर मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना है।